आज हम जो है वो प्रोबेबिलिटी वाले ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 15 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 15 में क्या बोल रहा है? अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। आपके पास एक कॉइन है। कौन सा है? फेयर कॉइन है, टॉस किया जा रहा है। एंड अ फेयर ऑर्डिनरी डाई, और एक फेयर ऑर्डिनरी डाई है वो रोल की जा रही है। सही है, एक कॉइन है और एक डाई है। तो कॉइन के हमें पता है पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। इसी तरह अगर हम डाई की बात करें तो डाई के आपके पास जो है वो कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6। सही। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट ऑब्टेनिंग। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पार्ट ए में बोल रहा है अ हेड एंड अ सिक्स। हेड की प्रोबेबिलिटी और सिक्स, इन दोनों की एंड एंड मतलब कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा, हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आपके पास जो है वो हेड आ रहा है, एक चांस है हेड आ रहा है, एक आउटकम है हेड। और डिवाइड में टोटल आउटकम्स आ जाएंगे, क्वाइन के टोटल आउटकम्स 2 है। सही है। इसी तरह डाई में आपको 6 चाहिए, तो 6 का आपके पास एक सिंगल आउटकम है, 1 आ गया। और डिवाइड में टोटल आउटकम्स आएंगे डाई के 6। बीच में एंड लिखा हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1/12, दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि आपके पास जो है वो हेड और 6 दोनों आए। सही है। कॉइन को टॉस करो, हेड आएगा, डाई को रोल करोगे 6 आएगा, दोनों आए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/12। पार्ट बी। आ हेड एंड एन इवन नंबर। हेड भी आए, हेड की प्रोबेबिलिटी आपने अभी ऊपर निकाली 1/2। एंड है तो मल्टीप्लाई करेंगे। इवन नंबर, इवन नंबर कितने हैं आपके पास? पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं इवन नंबर्स के? इवन या तो 2 है, 4 है, 6 है, तो 3 इवन नंबर्स है आपके पास। इवन की 3 पॉसिबिलिटीज है तो 3 आ गया। सही है। जो इवन नंबर का जो इवेंट अगर हो रहा है उसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं? 3। और डिवाइड में टोटल आउटकम्स आ जाएंगे कितने हैं डाई के? 6। तो ये 3 1 3, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। आंसर कितना आ गया? 1/4। तो 1/4, दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि आपके पास हेड भी आएगा और एक इवन नंबर भी आएगा। सही है। पार्ट सी। अ टेल। टेल आए एंड अ स्क्वायर नंबर, और स्क्वायर नंबर आए, क्या प्रोबेबिलिटी है? टेल भी आए और स्क्वायर नंबर भी आए, बीच में एंड है। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। सही है। टेल आ रहा है। टेल आपके पास जो है वो एक सिंगल, इस इवेंट में सिंगल आउटकम है टेल, ऊपर 1 आ गया डिनोमिनेटर में। क्वाइन के टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2। मल्टीप्लाई अ स्क्वायर नंबर। डाई में कौन सा स्क्वायर नंबर है? एक 1 एक स्क्वायर नंबर है और दूसरा 4, ये दो स्क्वायर नंबर है। तो स्क्वायर नंबर का जो इवेंट अकर हो रहा है उसमें टोटल कितने हैं आपके पास जो है वो आउटकम्स है? 2, तो ऊपर 2 आ गया। और डिनोमिनेटर में डाई के टोटल आउटकम 6 आ जाएंगे। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1/6। ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि आपके पास टेल आएगा और स्क्वायर नंबर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन 16 में क्या बोल रहा है? अ फेयर ट्राइंगुलर स्पिनर नंबर फ्रॉम 1 to 3 इज स्पिन। आपके पास एक फेयर ट्राइंगुलर स्पिनर है। सही है। एक ट्राइंगुलर स्पिनर है, ट्राइंगुलर स्पिनर। और ट्राइंगुलर स्पिनर में आपके पास जो है वो नंबर्स है 1 2 3। 1 2 3, 1 फिर 2 और फिर 3। इसी तरह एक आपके पास ये भी फेयर है, ट्राइंगुलर स्पिनर भी, और स्क्वायर स्पिनर भी फेयर है। दूसरा स्पिनर आपके पास स्क्वायर स्पिनर है। स्क्वायर स्पिनर में आपके पास जो नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 4 है। 1 2 3 और 4, तो ये दोनों को स्पिन किया जा रहा है। पार्ट ए। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ स्कोरिंग? पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास स्कोर आए एन आ 3 विद बोथ स्पिनर्स? क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों स्पिनर्स में क्या आए? 3 आए। सही है। तो आपके पास जो फर्स्ट स्पिनर है ट्रायंगुलर, पहले उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सही है। आपके पास जो है वो 3 वाला इवेंट अगर हो रहा है तो उसमें एक ही आउटकम है, ऊपर 1 आ गया। और डिवाइड में ट्रायंगुलर स्पिनर के टोटल आउटकम 3 है, वो आएगा। अब स्क्वायर स्पिनर में भी 3, एक सिंगल आउटकम है, ऊपर 1, और डिवाइड में आपके पास 4 आएगा, क्योंकि स्क्वायर स्पिनर में टोटल आउटकम्स 4 है। अच्छा, ये तो हो गया।
इसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को, दोनों स्पिनर में जो थ्री आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या करना है। यहाँ पे बोल रहे दोनों की चाहिए, बोथ का मतलब है एंड वाला केस हो गया। एंड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हो गया 1/12। सही। नेक्स्ट पार्ट, तो 1/12 दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि आप इन दोनों स्पिनर्स को स्पिन करोगे तो आपके पास थ्री आएगा। सही, आपका रिजल्ट थ्री आएगा, आउटकम थ्री आएगा। अच्छा, एन ऑड नंबर विद बोथ स्पिनर्स, दोनों स्पिनर्स में ऑड नंबर्स आएंगे। तो ट्राइंगुलर स्पिनर में टोटल दो ऑड नंबर्स है, तो ऊपर टू आ गया, और डिवाइड में टोटल आउटकम थ्री आ गया। स्क्वायर स्पिनर में भी दो ऑड नंबर्स है, तो ऊपर टू और डिवाइड में आपके पास फोर आएगा। और दोनों चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ है ना, बोथ का मतलब एंड है। आपको ऑड नंबर जो है वो फर्स्ट स्पिनर मतलब ट्राइंगुलर स्पिनर में भी चाहिए, और ऑड नंबर आपको स्क्वायर स्पिनर में भी चाहिए। सही है। तो 2/4, तो टू और ये फोर कैंसिल, आपके पास जो है वो क्या रह गया। अच्छा ये देखो, ऊपर ये 2 × 2 4 बनेगा और नीचे फोर, तो ये दोनों टू और फोर कैंसिल, ऊपर सिर्फ वन रह गया और डिवाइड में थ्री। तो 1/3 दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि जैसे ही आप इन दोनों स्पिनर को स्पिन करोगे तो दोनों में ही स्क्वायर नंबर्स आएंगे, सॉरी ऑड नंबर्स आएंगे। सही है। इसी तरह थर्ड वन, एंड इवन नंबर विद बोथ स्पिनर्स, इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालो, दोनों स्पिनर्स को आप स्पिन करो, आपके पास दोनों स्पिनर के अंदर इवन नंबर्स आए। सही है। फर्स्ट स्पिनर में सिर्फ एक ही इवन नंबर है टू, तो वन आ गया ऊपर, सिंगल इवन नंबर है इसलिए वन आया। और डिवाइड में टोटल आपके पास कितने नंबर्स है, तीन, तो थ्री आ गया। स्क्वायर स्पिनर के अंदर आपके पास जो है वो टोटल कितने, दो, चार, दो इवन नंबर्स है। सही है। एक टू और एक फोर, दो इवन नंबर्स है, और डिवाइड में टोटल कितनी आउटकम्स है, फोर। और दोनों चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया। 1/3 मल्टीप्लाई 2/4 इज 1/2, सो द वैल्यू ऑफ, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर विद बोथ स्पिनर्स इज 1/6। ओके, चलो पार्ट बी में क्या बोल रहा है। शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग टू प्राइम नंबर्स इज 1/3। शो करो, प्रूव करो, इधर आंसर शो दैट का जब भी सवाल आता है ना इसमें आंसर सामने होता है। तो क्या बोल रहा है, प्रूव करके बताओ, शो करके बताओ कि प्रोबेबिलिटी स्पिनिंग, आप क्या करो, टू प्राइम नंबर, सही है ना, आप क्या करो इन दोनों को, दोनों स्पिनर्स को, दो स्पिनर्स है इनके अंदर जो प्राइम नंबर्स भी होंगे, सही है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो, टू प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब आप दोनों स्पिनर को स्पिन कर रहे हो तो दोनों में प्राइम नंबर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी। आ जाओ। ट्राइंगुलर स्पिनर में आपके पास कितने प्राइम नंबर है, दो है, एक टू और थ्री। वन प्राइम नहीं होता, इस चीज का ख्याल रखना है। सही है। टू और थ्री, तो ऊपर आ गया टू और डिवाइड में थ्री, मल्टीप्लाई। सही है, क्योंकि दोनों स्पिनर्स की लेनी है। अच्छा, और स्क्वायर स्पिनर में भी आपके पास दो प्राइम नंबर थे, टू और थ्री, 1/4 नहीं है, तो ऊपर टू और डिवाइड में फोर। तो ये 2 × 2 4, फोर से फोर कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 1/3। अगर आप इस दोनों स्पिनर को स्पिन करते हो और दोनों में प्राइम नंबर आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। और वो हमें गिवन दी हुई थी। सही है, और ये हमने प्रूफ भी करना था कि प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी। अच्छा, पार्ट सी, लिस्ट ऑल द वेज इन विच द टू नंबर्स कैन एड अप टू फोर एंड, सही है, हैंस फाइंड द, अब आपने लिस्ट ऑल द वेज, आपने लिस्ट बनानी है जितने भी तरीकों से बन सकती है। इन्वेस्ट टू नंबर्स, आप दोनों नंबर्स को ऐड करो तो आपके पास आंसर फोर आए। दो नंबर्स कौन से, एक ट्राइंगुलर स्पिन को हम स्पन करेंगे तो एक नंबर आएगा, स्क्वायर स्पिनर को हम स्पन करेंगे तो सेकंड नंबर आएगा। इन दोनों नंबर्स को ऐड करके आपने फोर बनाना है। अच्छा, अब देखो ट्राइंगुलर स्पिनर है, ये अगर वन और थ्री, ट्राइंगुलर स्पिनर में वन आ जाए और थ्री आ जाए तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फोर बन जाएगा। सही है, एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। नेक्स्ट, ट्राइंगुलर स्पिनर में आपके पास जो है वो टू आता है और उसमें भी टू आता है तो भी फोर बन गया सम। ट्राइंगुलर में थ्री आता है और स्क्वायर में वन आता है तो भी बन गया फोर। सही है। हाँ, लेकिन इसके अलावा वन के साथ अगर वन आता है, वन के साथ टू आता है, वन के साथ फोर आता है, सही है, ट्राइंगुलर का वन, लेकिन स्क्वायर का थ्री के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो सम करने पे फोर नहीं बनेगा।
इसी तरह अगर ट्राइंगुलर का 2 आता है और स्पिनर स्क्वायर स्पिनर का आपके पास 1 3 या 4 में से कोई भी नंबर आता है, तो उनको ऐड अप करने पे आपके पास 4 नहीं बनेगा। ट्राइंगुलर स्पिनर जो है वो उसमें अगर 3 आ रहा है और स्क्वायर स्पिनर पे आपके पास 1 के अलावा 2 3 4 में से कोई भी नंबर आता है, तो भी उसको ऐड अप करने पे 4 नहीं बनेगा। तो ये 3 पॉसिबल आउटकम्स आपके पास बन रहे हैं। सही। Hence find the probability that the two numbers are add up to 4। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो नंबर्स को आप ऐड अप करो तो आपके पास आंसर 4 आए। आपने एक तो लिस्ट बना दी, अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। सही है। अच्छा भाई, अब प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आपको ये पता करना है कि पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे। ये ना, सॉरी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे। ट्राइंगुलर स्पिनर में 3 है, स्क्वायर में 4 है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 12 हो गए। सही है। तो प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर में 12 आ गया क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स आता है। ऊपर के ऐसे दो नंबर्स, सही है, ट्राइंगुलर स्पिनर के और रेक्टेंगुलर स्पिनर के जिनको हम मल्टीप्लाई करें, सॉरी जिसको ऐड करें तो 4 बने, वो तीन पॉसिबिलिटी थी, तो ऊपर 3 आ गया। तो 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे, 1/4 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। दिस इज इक्वल टू 25%। तकरीबन 25% चांसेस है कि इन दोनों स्पिनर को स्पिन किया जाएगा, तो इनमें जो नंबर्स आएंगे उनको ऐड करने पे वो 4 बनेगा। सही, उसका सम 4 बनेगा। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। The probability that a student at a certain school passes the final physics exam is, आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन दी हुई है, एक स्कूल है, उसमें से एक स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स का फाइनल एग्जाम पास करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.75। हमने लिख दिया दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेपर फिजिक्स, फाइनल एग्जाम ऑफ फिजिक्स 0.75। ब्रैकेट में जो पी लिखा है ये इक्वल टू 0.8 है। पार्ट ए में क्या बोल रहा है बेटा, कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि हम उस स्कूल से एक स्टूडेंट रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पास करेगा दोनों एग्जाम, फिजिक्स का भी और मैथ्स का भी। तो आपने पार्ट ए के अंदर क्या निकालना है कि एक स्टूडेंट हम उस स्कूल से रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। सही है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो दोनों एग्जाम्स पास करे। तो सिंपली दोनों एग्जाम्स पास करना है तो बोथ का मतलब होता है एंड। तो एंड में क्या आता है? मल्टीप्लाई। तो ये जो प्रोबेबिलिटी गिवन दी हुई है हमें फिजिक्स की और मैथ्स की, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो आंसर आ गया 0.6। तो 0.6 दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर हम उस स्कूल से एक स्टूडेंट को रैंडमली सेलेक्ट करें, तो 0.6% चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों एग्जाम्स पास करेगा। पार्ट बी, पासेस नाइदर ऑफ द एग्जाम्स, पासेस नाइदर ऑफ द एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम पास नहीं करे। सही है। दोनों ही एग्जाम पास नहीं कर रहा। अच्छा, 0.6 आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि दोनों एग्जाम्स पास कर रहा है। सही है। और तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि दोनों ही एग्जाम्स पास ना करें? हमें ये बात पता है कि अगर बोथ एग्जाम्स पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है
पी एंड एम, सही है। इसी तरह दोनों एग्जाम्स को पास ना करने की जो प्रोबेबिलिटी है पी एंड एम का मतलब फिजिक्स एंड मैथ नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, सही है, क्योंकि हमें हमने सेट्स में पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है रिवर्स ऑपोजिट नहीं, नो। सही है, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये हमारे पास है 0.6, कि दोनों एग्जाम्स पास कर रहा है, और हमने निकालनी है कि दोनों ही एग्जाम्स पास ना करें। तो प्लस का 0.6 से दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। 1 माइनस 0.6 क्या होगा आपके पास, 0.4। तो अगर 0.6 प्रोबेबिलिटी है दोनों एग्जाम्स पास करेगा, तो 0.4 प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही एग्जाम्स पास नहीं करेगा, सही है। सी, पासिस एग्जैक्टली वन ऑफ द एग्जाम्स, कोई एक एग्जाम पास करे, सही है, एग्जैक्टली वन। या तो फिजिक्स वाला एग्जाम पास कर रहा है, या फिर आपके पास जो है वो मैथ्स वाला एग्जाम पास करेगा, कोई एक एग्जाम पास करेगा, दोनों पास नहीं करेगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक एग्जाम पास करे, सही है, पासिस एग्जैक्टली वन ऑफ द एग्जाम्स। अच्छा, तो आपको क्या करना है, कोई एक एग्जाम पास कर रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एग्जैक्टली वन है एक, तो इसका मतलब ये और का केस है, और का केस है ये, सही है, और है। अच्छा, तो उसके लिए जब भी आपके पास और होता है तो दो प्रोबेबिलिटीज के बिटवीन आप प्लस का साइन यूज करते हो। फिजिक्स की जो प्रोबेबिलिटी है और जो मैथ्स की जो प्रोबेबिलिटी है उन दोनों को ऐड करोगे, सही है, फर्स्ट। तो 0.75 फिजिक्स की प्रोबेबिलिटी है और 0.8 मैथ्स की है, इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ गया 0.75 प्लस 0.8, 1.55, सही है। अच्छा, बट इस प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके पास जो है वो इन दोनों की, ये तो था कि दोनों में से कोई एक पास करे, 1.55 प्रोबेबिलिटी आ गई, बट आपके पास जो 0.75 फिजिक्स की प्रोबेबिलिटी है और 0.8 मैथ्स की प्रोबेबिलिटी गिवन दी हुई है, पार्ट ए में आपने निकाला है कि दोनों ही एग्जाम पास करे तो कितनी है, 0.6। 0.6 ये प्रोबेबिलिटी थी दोनों के कंबाइंड, दोनों ही पास करने की। तो ये जो अभी आपके पास प्रोबेबिलिटी आ रही है 1.55, इसके अंदर वो प्रोबेबिलिटी भी है जो दोनों का कॉमन रीजन है, दोनों का कॉमन पार्ट है। तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, देन 1.55 में से ये जो कंबाइंड वाली प्रोबेबिलिटी है 0.6, वो माइनस करोगे तो आपके पास अब आंसर आ जाएगा 0.95। दोनों में से कोई एक एग्जाम पास करे उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.95, एक से ज्यादा नहीं कर सकता, तो कॉमन पार्ट को आपको माइनस करना पड़ेगा, सही है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 18 में क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स, एक बैग के अंदर जो है वो 30 डिस्क है, 30 डिस्क है, सही है। देयर आर एक्स रेड डिस्क, रेड डिस्क कितनी है, रेड कितनी है, एक्स, एंड द रिमाइंडर ऑफ द डिस्क आर ब्लू, और बाकी कितनी है, ब्लू। अगर एक्स जो है वो रेड है तो 30 माइनस एक्स क्या है, 30 टोटल डिस्क में से अगर 30 डिस्क है उसमें से अगर मैं रेड डिस्क निकाल दूं तो ब्लू रह जाएंगी, तो 30 में से अगर एक्स वाली, रेड वाली डिस्क माइनस कर दूं, रेड डिस्क एक्स है, तो 30 माइनस एक्स, दिस इज ब्लू डिस्क, सही है। अच्छा, अ डिस्क इज सेलेक्टेड एट रैंडम, सही है, आप क्या कर सकते हो, डिस्क को आप सेलेक्ट कर लो रैंडमली, रिप्लेस, रिप्लेस भी कर सकते हो, मतलब जो पहले पोजीशन पे आपने सेलेक्ट कर ली है वो दूसरे पोजीशन पे भी वही सेम डिस्क आ सकती है। अगर रिप्लेस करना है तो इसका मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे है वही सेकंड पोजीशन पे आ सकता है, देन थर्ड पे, देन फोर्थ पे, सही है। आप डिस्क रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो और रिप्लेस भी करोगे, एंड देन अनदर डिस्क इज सेलेक्टेड एट रैंडम, पहले आपने एक डिस्क सेलेक्ट की, फिर उसको रिप्लेस किया, फिर वापस से दूसरी डिस्क आपने सेलेक्ट कर ली, सही है। तो पार्ट ए, राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ एक्स द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट डिस्क इज सेलेक्टेड इज ब्लू। प्रोबेबिलिटी निकालो एक्स की फॉर्म में, एक्स आना चाहिए कि आपके पास जो फर्स्ट डिस्क है वो सेलेक्ट हो ब्लू, फर्स्ट डिस्क क्या सेलेक्ट हो, ब्लू सेलेक्ट हो, सही है। अच्छा, तो आपके पास टोटल डिस्क के 30 डिवाइड में 30 आ गया, ब्लू डिस्क सेलेक्ट करनी है तो ब्लू डिस्क कितनी है, 30 माइनस एक्स, ये प्रोबेबिलिटी आ गई।
किसकी? ब्लू डिस्क आप सेलेक्ट कर रहे हो पहली, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सही है। अच्छा। सही है। ये तो हो गया पार्ट ए। पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं? द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ सेलेक्टेड डिस्क आर रेड इज इक्वल टू। आपके पास क्या है? प्रोबेबिलिटी गिवन दी हुई है कि आप दोनों डिस्क जो सेलेक्ट कर रहे हो वो रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 to 1/900। 1 to 1/900, ये दो डिस्क को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट डिस्क भी आप सेलेक्ट कर रहे हो वो भी रेड है और सेकंड भी रेड है। फर्स्ट डिस्क रेड है तो ऊपर एक्स आ गई, एक्स डिस्क रेड है और डिवाइड में टोटल डिस्क 30 आ गई। इसी तरह जब सेकंड डिस्क आप सेलेक्ट करोगे वो भी रेड ही है तो ऊपर एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स से एक कम नहीं होगी, क्योंकि आप जो है, जो आपने फर्स्ट पोजीशन पे डिस्क रखी है वो सेकंड पे भी आ सकती है। आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हो, रिप्लेसमेंट अलाउ है, सवाल में लिखा हुआ है रिप्लेस्ड। रिप्लेस कर सकते हो। सही है। तो अगर फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास जो है वो क्या कहते हैं कि एज एक्स कंसिडर कर लो 5 डिस्क है, तो फर्स्ट पोजीशन पे अगर पांचों डिस्क में से कोई भी आ सकती है तो सेकंड पोजीशन पे भी उन 5 डिस्क में से कोई भी एक डिस्क आ सकती है और डिवाइड में 30 ही होगा। सही है। और दोनों सेलेक्ट करनी है तो बीच में मल्टीप्लाई आएगा। सही। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ द सेलेक्टेड डिस्क आर ब्लू। प्रोबेबिलिटी निकालो कि आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर आप दो डिस्क सेलेक्ट करो दोनों ही ब्लू हो। और आपके पास जो गिवन दी हुई है प्रोबेबिलिटी 1 to 1/900, ये किसकी प्रोबेबिलिटी गिवन दी हुई है कि आप दो डिस्क सेलेक्ट करो। आप क्या करो? दो डिस्क सेलेक्ट करो। सही है। आप दो डिस्क सेलेक्ट करो और वो दोनों ही क्या है आपके पास? रेड है। सही है। अच्छा। दोनों डिस्क आप सेलेक्ट कर रहे हो, दोनों ही डिस्क रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1 to 1/900, हमने निकाल ली। वो किसके बराबर है? एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइड में 30 × 30, 3 × 3 जो दोनों जीरो कॉपी हो गया, इक्वल टू 1 to 1/900। तो 900 डिवाइड में दूसरी साइड पे जाके माइनस, तो 900 से 900 कैंसिल। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 to 1। स्क्वायर हटाने के लिए आपने दोनों साइड पे रूट ले लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल। एक्स की वैल्यू आ गई, 1 to 1 का रूट कितना होता है? 11। इसका मतलब रेड वाली डिस्क 11 है और ब्लू वाली कितनी है? रेड वाली डिस्क 11 है और ब्लू वाली कितनी है? 30 - 11 मीन्स 19। सही है। अच्छा, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आप दो डिस्क सेलेक्ट करो और दोनों ही ब्लू हो। आपको पता है 19 डिस्क ब्लू है, डिवाइड में टोटल डिस्क कितनी है? 30। मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो डिस्क सेलेक्ट करनी है और दोनों ही लेनी है। अब आप उसको क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो। तो सेकंड पोजीशन पे भी 19 डिस्क में से कोई भी डिस्क आ सकती है और डिवाइड में 30 ही आएगा। मल्टीप्लाई कर दो तो डिवाइड में तो आ गया 900। 30 × 30 900 और न्यूमिनेटर में क्या आएगा? 19 × 19। 19 × 19 361। तो 361/900, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि अगर आप दोनों डिस्क सेलेक्ट करो तो वो ब्लू हो। सही। चलो इसमें देख लो, कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या बोल रहा है? अ कारपेंटर हैज 21 नेल्स इन हर टूल बॉक्स। एक कारपेंटर है, उसके पास जो है वो उसका टूल बॉक्स है। कारपेंटर के पास अपना टूल बॉक्स है, उसमें कितने नेल्स है? 21 नेल्स है। देयर आर 9 स्टील। स्टील वाले कितने हैं? 9। सही है। 3 जो है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सही। 9 में से 9 जो है वो स्टील वाले हैं और उस 9 में से भी 3 क्या है? 5 सेंटीमीटर की लेंथ वाले कितने हैं? 3। सही है। 5 सेंटीमीटर की लेंथ वाले हैं 3। 4 सेंटीमीटर की लेंथ वाले हैं 6। और 2 सेंटीमीटर की लेंथ वाले हैं, सॉरी, और नहीं नहीं नहीं, 6 सेंटीमीटर की लेंथ वाले हैं 4। और 7 सेंटीमीटर की लेंथ वाले हैं 2। तो टोटल काउंट कर लो, 9 ही बनेंगे। सही है। तो उस कारपेंटर की जो ने टूल बॉक्स है उसमें 9 जो नेल्स है वो स्टील वाले हैं और उनकी डिफरेंट लेंथ है। तो ये 5 सेंटीमीटर वाली 3 नेल्स है, 6 सेंटीमीटर वाले 4 नेल्स है एंड 7 सेंटीमीटर वाले 2 नेल्स है। सही है।
अच्छा, देयर आर 12 कॉपर नेल्स, इसके अलावा कॉपर की नेल्स है कितनी? 12। कॉपर की नेल्स है 12। फोर उसमें से जो है वो 5 सेंटीमीटर वाले हैं, 5 सेंटीमीटर वाले कितने हैं? 4। इसी तरह 6 सेंटीमीटर वाले होंगे, वो कितने हैं? 5। और 7 सेंटीमीटर वाले जो नेल्स है कॉपर के, वो 3 है। इसको भी काउंट कर लोगे 12 हो जाएगा। और 9, दो टाइप के, दो मटेरियल के आपके पास उस कारपेंटर की जो है वो टूल बॉक्स के अंदर नेल्स है, एक स्टील और एक कॉपर। 9 और 12 को ऐड कर लो, टोटल 21 नेल्स हो गए। सही है। कारपेंटर फ्रॉम हर टूल बॉक्स, वो कारपेंटर क्या कर रही है कि अपने टूल बॉक्स से रैंडमली जो है वो सेलेक्ट कर रही है एक स्टील नेल, स्टील मटेरियल का नेल, स्टील मेटल का नेल, और दूसरा कॉपर नेल को सेलेक्ट कर रही है। दोनों एक एक सेलेक्ट कर रही है। सही है। क्या अब ऊपर का मल्टी। अच्छा, पार्ट ए में आपने क्या करना है, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो क्या कर रही है, वो कारपेंटर अपने टूल बॉक्स से एक स्टील वाला नेल सेलेक्ट कर रही है और एक कॉपर वाला। तो दोनों ही 5 सेंटीमीटर की लेंथ रखते हो। तो स्टील में कितने हैं? क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पे स्टील वाला नेल भी लेना है और कॉपर वाला, दोनों लेने हैं, बोथ है एंड है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। 4 और 12 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/3 ही आएगा। तो आंसर हो गया 1/3 मल्टीप्लाई 3, 9। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि अगर वो कारपेंटर जो है वो स्टील, मतलब कि एक स्टील का और एक कॉपर का नेल सेलेक्ट करती है और दोनों की लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी, तो कितने परसेंट चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है? वो प्रोबेबिलिटी है 1/9। पार्ट बी, आर बोथ शॉर्टर देन 7 सेंटीमीटर, कि उसने कॉपर का सेलेक्ट किया, स्टील का सेलेक्ट किया, दोनों ही जो है वो सही है। शॉर्टर देन 7 सेंटीमीटर, दोनों ही 7 सेंटीमीटर से शॉर्टर हो, मतलब 7 सेंटीमीटर वाला सेलेक्ट नहीं कर सकती। तो स्टील के कितने हैं 7 सेंटीमीटर वाले? 2। टोटल 9 में से 2 7 सेंटीमीटर वाले हैं, तो बाकी उससे सारे छोटे हैं। तो अगर 9 स्टील के क्या कहते हैं नेल्स में से 2 माइनस कर दे, तो 7 नेल्स ऐसे हैं जो 7 सेंटीमीटर से छोटे हैं। और डिवाइड में क्या आएगा आपके पास? टोटल नेल्स 9 आ गए। ये तो कॉपर, ये तो स्टील की हो गई, इसी तरह कॉपर की निकाल लेंगे। तो कॉपर के टोटल 12 नेल्स है, उसमें से 7 सेंटीमीटर वाले 3 है। तो बाकी जो बच गए 9 नेल्स, वो सारे के सारे क्या है? 12 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से छोटे हैं। तो ऊपर 9 और डिवाइड में टोटल 12 आ गया। सही है। तो ये कॉपर की भी आपने निकाल ली, क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ने कॉपर के नेल्स की जिनकी लेंथ 7 सेंटीमीटर से शॉर्टर है। इसी तरह आपने स्टील की भी निकाल ली, दोनों लेना है, दोनों एक एक नेल सेलेक्ट करने हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, एंड है। तो ये आपके पास 9 से 9 कैंसिल, 7/12, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। पार्ट सी, हैव टोटल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। सही है। आप क्या करो, स्टील वाले एक नेल सेलेक्ट कर रहे हो और एक कॉपर वाला नेल सेलेक्ट कर रहे हो, उनकी लेंथ क्या
बन रही हो आपके पास, हम्म, टोटल लेंथ बन रही हो, उनकी लेंथ को ऐड करने के बाद 12 सेंटीमीटर बने। सही है। अच्छा, तो इसी तरह इसमें भी ऐसे ही है, अगर स्टील का 7 करो और कॉपर का 5 सेंटीमीटर वाला सेलेक्ट करते हो तो भी ऐड होने के बाद इसकी जो है वो लेंथ 12 ही बनेगी। इसी तरह अगर आप जो है वो 6 सेंटीमीटर वाला लेते हो कॉपर का, और स्टील का भी आप 6 सेंटीमीटर वाला ही सेलेक्ट करते हो, तो इनको भी ऐड करने के बाद आपके पास जो लेंथ बनेगी वो कितनी होगी, 4 होगी, सॉरी 12 होगी। सही है। तो तीनों कंडीशंस में क्या है, आपके पास 12 लेंथ आ रही है। अच्छा, बट एक चीज का ख्याल रखना है आपने, कि अगर 5 सेंटीमीटर का स्टील का सेलेक्ट होता है तो फिर कॉपर का जो है वो 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सही है। हम्म। तो या तो 5 का करो, 5 और 7 ये करना है। सही है। तो 5 का, स्टील के 5 सेंटीमीटर वाले 3 है और कॉपर के भी 3 है इन। अच्छा, तो अब आपके पास क्या है, आपने स्टील का और कॉपर का दोनों का एक एक जो है वो नेल सेलेक्ट करना है, मतलब उस कारपेंटर ने, और उसकी लेंथ, दोनों की लेंथ को ऐड करने के बाद 12 सेंटीमीटर की लेंथ बने। सही है। तो अगर मैं स्टील का सेलेक्ट करता हूँ 5 सेंटीमीटर वाला, तो फिर मुझे कॉपर का सेलेक्ट करना है 7 सेंटीमीटर वाला, जब इन दोनों की लेंथ ऐड होकर 12 बनेगी। तो स्टील के 5 सेंटीमीटर वाले 3 है और कॉपर के भी 3 है, तो 3 + 3। सही है। सही है। 3, तो मतलब या तो स्टील का मैं 5 सेंटीमीटर वाला सेलेक्ट कर लिया, और कॉपर का भी मैंने 7 सेंटीमीटर वाला सेलेक्ट किया, वो भी 3 है। सही है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टील की, डिवाइड बाय कितनी होगी, स्टील कितने हैं 9, डिवाइड में टोटल। इसी तरह कॉपर, कॉपर के डिवाइड में क्या है, कॉपर टोटल कितने हैं 12। सही है। ये दोनों सेलेक्ट करने हैं तो बीच में मल्टीप्लाई आएगा। सही है। हम्म। अच्छा, एक तो पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर मैं स्टील का 5 सेंटीमीटर वाला सेलेक्ट करूं और कॉपर का 7 सेंटीमीटर वाला नेल सेलेक्ट करूं। सही है। दोनों एक एक सेलेक्ट कर लूं, उसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। कॉपर के 7 सेंटीमीटर का और स्टील के 5 सेंटीमीटर का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सही है। अच्छा, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं स्टील वाला जो है वो 7 सेंटीमीटर वाला सेलेक्ट करूं। सही है। तो दो मैं ले लिए मैंने, 7 सेंटीमीटर वाले स्टील के कितने हैं, 2 है नेल्स, 2 सेलेक्ट कर लिए, डिवाइड में 9, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर स्टील का 7 वाला सेलेक्ट करते हो तो फिर कॉपर का 5 सेंटीमीटर का सेलेक्ट होगा। कॉपर के 5 सेंटीमीटर वाले नेल्स कितने हैं, 4, और डिवाइड में टोटल 12 आ गया। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों सेलेक्ट करने हैं। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट आपने जो है वो क्या कहते हैं, हाँ, है फर्स्ट टाइप का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है या सेकंड टाइप का, दोनों में से कोई करना आएगा। सही है। फिर इसी तरह एक और थर्ड कॉम्बिनेशन भी तो बन रहा है, थर्ड टाइप की पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी भी तो बन रही है, कि अगर आप जो है वो 6 सेंटीमीटर स्टील वाला नेल सेलेक्ट करते हो तो कॉपर का भी आपको फिर 6 सेंटीमीटर का ही स्टील वाला नेल सेलेक्ट करना होगा, और इन दोनों को ऐड करके टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो 4, आपके पास जो है वो स्टील के नेल्स है 6 सेंटीमीटर के, डिवाइड में 9, मल्टीप्लाई, क्योंकि स्टील और कॉपर दोनों एक एक सेलेक्ट करना है। 5 आपके पास है कौन से, क्या कहते हैं, कॉपर के 6 सेंटीमीटर वाले नेल्स, और डिवाइड में आ गया टोटल 12। सही है। अच्छा, तो 3 × 3 9 हो गया, तो ये 9 से 9 कैंसिल, 1/12 प्लस 4 × 4, और ये आपके पास क्या हो गया, 12 आता है 3 पे, तो 2 × 1 2, और डिवाइड में 9 × 3 कर लेंगे तो हमारे पास, और 1 × 5 5 आ गया। सही है। तो इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि आप जो है वो एक कॉपर का और एक स्टील का जो है वो नेल सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसकी जो टोटल लेंथ बनेगी वो 12 सेंटीमीटर बनेगी। तो ये 12 सेंटीमीटर की लेंथ बनेगी, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। तो 1/12
+2/27 +5/27। तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 0.3425। सही है। डेसिमल में लिख लो, फ्रैक्शन में लिख लो। 0.3425। सही। 1/12 +2/27 +5/27। फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 37 डिवाइड बाय 108। सही। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि आप जो है वो जो कारपेंटर है वो अपने टूल बॉक्स में से एक नेल कॉपर का और एक स्टील का सेलेक्ट करती है, उन दोनों की लेंथ को ऐड करती है तो 12 सेंटीमीटर बनेगी। उसकी प्रोबेबिलिटी है 37/108। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? आपके पास एक वर्ड गिवन दिया हुआ है कैलकुलेशन का। ईच लेटर इन द वर्ड। सही है। ये जो आपके पास जो वर्ड है कैलकुलेशन का, इसका हर एक लेटर जो है वो इज रिटन ऑन टू अ सेपरेट कार्ड। हर एक लेटर को आपने एक सेपरेट कार्ड के ऊपर लिख देना है। मतलब एक कार्ड के ऊपर सी होगा, दूसरे पे आप ए लिखोगे, तीसरे पे एल, फिर चौथे पे सी, फिर यू, एंड सो ऑन, चलता रहेगा ऐसे। सही है। एंड द कार्ड्स आर पुट इनटू अ हेड। और आप उस कार्ड, जितने भी कार्ड्स बनते हैं उन सबको हेड पे रख दो। कितने बनेंगे? कैलकुलेशन वाले जो वर्ड है उसमें कितने लेटर्स है काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल आपके पास 11 कार्ड्स बनेंगे। आपने उसको एक हेड में रख देना है। वन कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम। एक कार्ड आप रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो। एंड देन अनदर कार्ड इज सेलेक्टेड। पहले एक कार्ड सेलेक्ट करो, फिर उसको रिप्लेस करके दूसरा कार्ड आप इजीली सेलेक्ट करोगे। सही है। फाइंड द, आपको टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स पता चल गए कितने हैं? टोटल कार्ड्स कितने हैं? 11। सही। पार्ट ए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट द लेटर, अच्छा वर्ड क्या है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन। सही है। कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में अगर आप देखो सी वाला वर्ड दो मरतबा आ रहा है, कैलकुलेशन। सही है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि द लेटर सी इज सेलेक्टेड ऑन बोथ ओकेशंस, कि आपके पास फर्स्ट कार्ड जब आप सेलेक्ट करो तो भी सी आए, सेकंड कार्ड सेलेक्ट करो तो भी सी आए, लेटर सी जो है वो दोनों ओकेशंस पे आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये आपने बताना है। सही है। अच्छा, तो टोटल कार्ड्स कितने? 11। और आपको फर्स्ट पोजीशन पे एक सिंगल कार्ड सेलेक्ट करना है, सी आना चाहिए, तो ऊपर आ गया 1। सही है। लेकिन आपके पास सी है कितने? दो। तो आपके पास पॉसिबिलिटीज कितनी है सी की? तो 2 आ गया, और डिवाइड में 11। सही है। अच्छा, इसी तरह जब सेकंड कार्ड सेलेक्ट करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? डिवाइड में टोटल कार्ड्स 11 आएंगे। सही है, क्योंकि इधर आप रिप्लेस कर सकते हो। और आपके पास जो सेकंड कार्ड आपने सेलेक्ट करना है वो भी सी निकले, तो फर्स्ट कार्ड में जो सी है उसकी जगह पे वो जो कार्ड है वो सेकंड पोजीशन पे भी आ सकता है, क्योंकि आप इधर रिप्लेस कर सकते हो। तो जो कार्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है वही सिमिलर कार्ड सेकंड पोजीशन पे भी आ सकता है। सही। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे क्या है?
सेकंड पोजीशन के लिए सी के लिए भी कितने सी है हमारे पास, दो है, दो पॉसिबल आउटकम्स है, तो ऊपर टू आ गया। दोनों चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 2 = 4 डिवाइड में 11 × 11 1 2 1। तो 4/1 to 1 ये प्रोबेबिलिटी है आपके पास कि दो कार्ड्स आप पिक करो 11 कार्ड में से, दोनों में ही सी हो और वो एक दूसरे से रिप्लेस्ड हो सकते हैं। पार्ट बी, द फर्स्ट लेटर इज सेलेक्टेड इज ए। पहला लेटर क्या हो, सेलेक्ट कर रहे हो आप, पहला लेटर ए हो। ए कितनी मर्तबा आ रहा है, एक, एक मर्तबा, दो मर्तबा आ रहा है। तो पहला लेटर ए आ गया तो इधर 2, और डिवाइड में आपके पास टोटल कार्ड है 11। सही है। बट द सेकेंड लेटर सेलेक्टेड इज नॉट ए, लेकिन जो सेकेंड लेटर आए वो ए नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लेटर तो ए आए लेकिन सेकेंड लेटर ए के अलावा कोई भी आ जाए। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे टोटल दो ए है, तो 11 लेटर्स में से, तो बाकी 9 कितने हैं, 9 क्या होंगे, ए नहीं होंगे। तो अब हमें ए नहीं चाहिए, तो 9। सही है, 9 कार्ड्स ऐसे हैं होंगे जिसमें ए नहीं होगा, और डिवाइड में टोटल 11 कार्ड्स है। सही है। और बीच में हमें दोनों चाहिए तो मल्टीप्लाई आएगा। 2 × 9 18, डिवाइड में 11 × 11 1 2 1। सही है। तो 18/1 to 1, दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर आप फर्स्ट कार्ड सेलेक्ट करो उसमें ए आए और सेकंड में ए नहीं आएगा। पार्ट थर्ड सी, एटलीस्ट वन ऑफ द सेलेक्टेड लेटर्स इज एन। कम से कम आपके पास एक कार्ड के अंदर एन आना चाहिए। सही है, मिनिमम एक कार्ड में एन आए, हो सकता है दोनों में एन आए, हो सकता है एक में एन आना चाहिए। ऐसा नहीं हो दोनों कार्ड सेलेक्ट करो एन नहीं आए। एन कितनी मर्तबा आ रहा है, एक मर्तबा। सही है। तो एक मर्तबा एन आना जरूरी है। दूसरी मर्तबा तो ऑब्वियस सी बात है, एन है ही नहीं तो एन आ ही नहीं सकता। मतलब दूसरे में सॉरी रिप्लेस तो हो सकते हैं ना, इसका मतलब सेकंड में एन नहीं आना चाहिए। तो अगर एन आ रहा है एक कार्ड में, सही है, एटलीस्ट है, तो एक कार्ड में एन है या दोनों में है। पहले हम लिखते हैं कि भाई एक कार्ड में एन आ रहा है। एक कार्ड में अगर एन आ रहा है तो फर्स्ट में आ जाए या सेकंड में आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट कार्ड में अगर एन आ गया तो एन कितनी मर्तबा आ रहा है, वन टाइम, तो ऊपर 1, और डिवाइड में टोटल कार्ड्स कितने हैं 11। अगर फर्स्ट एक मर्तबा एन आ गया तो फिर दूसरी मर्तबा एन नहीं आए, तो एन के अलावा बाकी कोई भी लेटर आ जाए। तो एन को अगर हटा दे 11 कार्ड्स में से तो 10 कार्ड्स में से 10 बचेंगे कार्ड्स, और उन कार्ड्स में एन नहीं होगा। तो अब 10 आ गया और डिवाइड में टोटल 11 कार्ड। सही है। अच्छा, ये तो था आपके पास जो है वो एक कार्ड में एन आए। अगर दोनों में एन आ जाए तो कोई मसला है नहीं, क्योंकि कम से कम एक कार्ड में एन आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या है कि दोनों कार्ड में एन आए, कोई मसला नहीं है। फर्स्ट कार्ड में भी एन आ रहा है 1/11, सेकंड कार्ड में भी एन आ रहा है 1/11, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों चाहिए। बट फर्स्ट कॉम्बिनेशन और सेकंड कॉम्बिनेशन में से हमें कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, कोई भी एक, तो इसको ऐड करेंगे। सही है। तो ये हो गया 10/1 to 1 प्लस 1/1 to 1, तो आंसर आ गया 11/1 to 1। सही है। तो 11/1 to 1 है कि आपके पास कम से कम भी एक कार्ड में जो है वो एन आएगा। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में क्या बोल रहा है, एवरी सैटरडे मॉर्निंग, हर जो आपके पास सैटरडे है, सैटरडे मॉर्निंग में एंड्रयू आइदर गो स्विमिंग और ही प्लेस गोल्फ। या तो एंड्रयू जो है वो स्विमिंग करता है या फिर गोल्फ खेलता है। द प्रोबेबिलिटी दैट एंड्रयू गो स्विमिंग, स्विमिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.55। तो अगर या तो वो गोल्फ क्या खेलता है या फिर स्विम करता है, स्विमिंग की प्रोबेबिलिटी है, ये रहा एंड्रयू। ये बेटा एक ट्री डायग्राम बना दी गई है, इसको कहते हैं ट्री डायग्राम। तो ये क्या है आपके पास, ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम क्या होती है बेटा, आपके पास एक डायग्राम होती है किसमें प्रोबेबिलिटी के अंदर बनाई जाती है, जो बेसिकली क्या होती है, जैसे ट्री के आपके पास शाखें होती है, रूट्स होते हैं, तो इसी तरह इस डायग्राम का नाम इसलिए ट्री रखा हुआ है क्योंकि एक चैनल से इसके दो रूट्स निकलेंगे, तो फिर उस एक से दो निकल रहे होंगे। सही है, तो डिफरेंट रूट्स निकल रहे होंगे, इस वजह से इसको ट्री डायग्राम कहते हैं। सही है। सबसे पहले ये बना दिया, ये एंड्रयू का चैनल है। एंड्रयू दो चीजें कर रहा है, या तो स्विम कर रहा है या फिर गोल्फ खेल रहा है। स्विम की प्रोबेबिलिटी कितनी दे दी, 0.55। तो गोल्फ की कितनी होगी, आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी स्विम की है और जो गोल्फ की है उन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 के बराबर आता है। ऐसे ही है ना, स्विम प्लस गोल्फ इसके बराबर है 1 के। तो स्विम की कितनी है, 0.55, तो प्लस गोल्फ की कितनी होगी वो फाइंड करना है हमने।
तो गोल्फ की निकाल लेते हैं, प्लस का 0.55 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो 1 - 0.55 कितना आ गया बेटा? 0.45। तो आपके पास जो है वो गोल्फ की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 0.45, यहाँ पे लिख दिया आपने, सही है। अच्छा, एवरी सैटरडे आफ्टरनून, इसी तरह ये तो एंड्रू की हो गई, एक और है। हर सैटरडे के आफ्टरनून में बैंड्रा, बैंड्रा क्या करती है? ये रही बैंड्रा, सही है। आइदर प्लेस गोल्फ और शी प्लेस टेनिस, या तो वो गोल्फ खेलती है या फिर वो टेनिस खेलती है, सही। द प्रोबेबिलिटी दैट बैंड्रा प्लेस गोल्फ इज 0.6। बैंड्रा की जो प्रोबेबिलिटी है गोल्फ खेलने की, वो कितनी है? 0.6। अच्छा देखो, ये 0.6 प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, तो ये किसकी है? गोल्फ इधर लिखा जाएगा, क्योंकि आपने क्या करना है, इस पार्ट ए के अंदर इस टेबल को, इस ट्री डायग्राम को कंप्लीट करना है। जो मिसिंग वर्ड्स है, मिसिंग प्रोबेबिलिटीज है, उसको लिख के, सही है। बैंड्रा है, सही है। बैंड्रा गोल्फ खेल रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.6। तो टेनिस की कितनी होगी? 1 - 0.6, सिंपल 0.4, सही है। अच्छा, तो ये तो हो गया। इसी तरह आपके पास जो है वो बैंड्रा का हो गया और एंड्रयू दोनों का हो गया है, सही। चलो, ये टेबल कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये नीचे भी ना रिपीटेड है, ये बैंड्रा का ही है। बैंड्रा गोल्फ खेल रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और टेनिस खेल रही है, उसकी 0.4 है, सही है। अच्छा, यूज योर ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम को यूज करते हुए टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट सैटरडे, प्रोबेबिलिटी निकालो नेक्स्ट सैटरडे के लिए, क्योंकि बैंड्रा हो या एंड्रयू हो, दोनों नेक्स्ट सैटरडे में ही जो है वो कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, XYZ जो भी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है नेक्स्ट सैटरडे के लिए, बट बैंड्रा आफ्टरनून में और एंड्रयू मॉर्निंग में कर रहा है वही काम, सही है। पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट, कि एंड्रयू गो स्विमिंग एंड बैंड्रा प्लेस गोल्फ, सही है ना। एंड्रयू स्विम करे और बैंड्रा गोल्फ खेले। तो एंड्रयू अगर स्विमिंग कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.55। और अगर बैंड्रा जो है वो गोल्फ खेलेगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? बैंड्रा क्या कर रही है? गोल्फ खेल रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी है आपके पास 0.6, सही है, एंड है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो 0.55 को मल्टीप्लाई कर दो 0.6 से, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि नेक्स्ट सैटरडे को ये दोनों गेम्स खेल रहे होंगे, ये वाले पर्टिकुलर जो अभी लिख दिया है इसने। 0.55 मल्टीप्लाई 0.6, तो 0.33। दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि नेक्स्ट सैटरडे को एंड्रयू स्विमिंग करेगा और बैंड्रा गोल्फ खेलेगी। पार्ट टू, एंड्रयू एंड बैंड्रा बोथ प्ले गोल्फ, दोनों ही गोल्फ खेले, सही है। एंड्रयू भी गोल्फ खेले और बैंड्रा भी गोल्फ खेले, क्या प्रोबेबिलिटी है ये बतानी है, सही है। अच्छा, तो पहले एंड्रयू, एंड्रयू जो है वो क्या गोल्फ खेल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.45। बैंड्रा गोल्फ खेलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6। बोथ है, एंड है, ये ना, बोथ है ना, बोथ बोथ का मतलब भी एंड होता है, तो हम इसको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0.45 मल्टीप्लाई 0.6, तो 0.27। दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि उस दिन दोनों ही जो है वो गोल्फ खेले। थर्ड पार्ट, एंड्रयू एंड बैंड्रा डू नॉट डू द सेम एक्टिविटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एंड्रयू और बैंड्रा नेक्स्ट सैटरडे को सेम एक्टिविटी ना करें? दोनों की सेम एक्टिविटी कौन सी थी? दोनों गोल्फ खेलते थे, सही है। एंड्रयू और बैंड्रा में डिफरेंट क्या है? एंड्रयू स्विम करता था, बैंड्रा टेनिस खेलती थी, ये दोनों का डिफरेंट है। लेकिन सेम क्या है? दोनों ही गोल्फ खेलते हैं। तो अब बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सेम एक्टिविटी ना करें, मतलब दोनों गोल्फ ना खेले। तो एंड्रयू क्या करेगा? स्विम करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.55 मल्टीप्लाई बैंड्रा, बैंड्रा फिर क्या अगर गोल्फ नहीं खेलेगी तो टेनिस खेलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें दोनों चाहिए, एंड का केस है ये, सही है। 0.55 मल्टीप्लाई 0.4, तो 0.22 ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास कि एंड्रयू और बैंड्रा दोनों सेम एक्टिविटी नहीं करेंगे। लास्ट पार्ट इसका, एंड्रयू इज द ओनली वन हु गोस स्विमिंग, सही है। हाँ, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सिर्फ एंड्रयू जो है वो
इज द ओनली वन हु गो स्विमिंग, कि सिर्फ एंड्रयू ही सैटरडे, कमिंग सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को एक एक्टिविटी करे, खेले, स्विम करे, और इसका मतलब बैंड्रा नहीं कर रही। क्या प्रोबेबिलिटी है? सही है। अच्छा भाई, तो एंड्रयू की कितनी है आपके पास प्रोबेबिलिटी? 0.6 स्विम करने की। सही है। और अब बैंड्रा कुछ नहीं कर रही तो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.6। तो 0.6% चांस, 0.6 मतलब 60% चांसेस होंगे कि सिर्फ उस दिन जो है वो एंड्रयू ही स्विम करेगा। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें देख लो कुछ पूछना है। क्वेश्चन नंबर 22। 22 में भी आपके पास ट्री डायग्राम से रिलेटेड है। पवित्रा थ्रोज टू फेयर सिक्स साइडेड डाइस। सही है ना, उसने दो डाइस को, डाइस की कितनी साइड है? सिक्स साइडेड है, दोनों ही फेयर डाइस है, उसको थ्रो किया है। द नंबरिंग ऑन द टू डाइस इज नॉट द सेम। आपके पास जो दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहा है वो सेम नहीं है। सही है, वो सेम नहीं है। अच्छा, सिक्स साइडेड जरूर है लेकिन उनके ऊपर नंबर सेम नहीं है। फर्स्ट डाई के ऊपर जो नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन सेकंड डाई के ऊपर 1 3 3 4 5 6 है, 2 नहीं है। सही है। चलो पार्ट ए। पार्ट ए में क्या है? फॉर ईच डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ईच डाई की पार्ट ए करते हैं। हर एक डाई की फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालो दैट पवित्रा थ्रोज अ 3। सही है। वो डाई को थ्रो करती है और 3 आ जाता है। तो फर्स्ट डाई की प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट डाई में टोटल साइड्स कितनी है? 6। और सेकंड डाई में भी टोटल साइड्स कितनी है? 6। सही है ना। फर्स्ट डाई में चाहिए कौन सा नंबर आ रहा है? फर्स्ट डाई में 3 आ रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अभी हमने निकाली 1/6। सही। और सेकंड डाई में 3 आ रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अभी हमने निकाली 1/3। अच्छा, अगर 1/6 फर्स्ट डाई में प्रोबेबिलिटी है 3 आने की, तो 3 नहीं आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 5/6। कैसे पता चला? डिवाइड में 6, और ऊपर 3 नहीं आएगा तो बाकी कोई भी नंबर आ सकता है। 3 के अलावा और कितने नंबर है? 5 और नंबर है, ऊपर 5 आ गया। सही है। इसी तरह सेकंड डाई में, अगर सेकंड डाई में आपके पास जो है वो 1/3 मतलब 2/6 थी ना, प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 2/6, जो 1/3 सिंपल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई थी। ये आपके पास क्या थी? प्रोबेबिलिटी थी किसकी? कि सेकंड डाई में 3 आ रहा है। तो सेकंड डाई में 3 नहीं आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास? डिनोमिनेटर में 6 और सेकंड डाई में 2 3 है, तो 4 ऐसे नंबर है जो 3 नहीं है, तो ऊपर 4 आ गया। तो 4/6 कितना हो जाएगा? 2/3। सही है। अच्छा, अब अगर आपके पास जो है वो फर्स्ट डाई में 3 नहीं आ रहा और सेकंड डाई में 3 आ रहा है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ये निकालनी है, ये वाली इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेकंड डाई में 3 है लेकिन फर्स्ट में 3 नहीं था। सही है। सेकंड डाई में भी 3 नहीं है और फर्स्ट में भी 3 नहीं था। हम्म। तो आपके पास जो है वो सेकंड डाई में 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3। आपको पता है, अभी आपने ऊपर लिखी हुई है। सेकंड डाई में अगर 3 नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपने निकाली हुई है, 2/3। सही है। चलो, ये तो आपने ट्री डायग्राम को कंप्लीट कर लिया। पार्ट सी। अपनी ट्री डायग्राम को यूज करते हुए आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पवित्रा जो है वो थ्रो कर रही है। पार्ट 1 में बोल रहा है थ्रो, डाई को थ्रो कर रही है। आ थ्री विथ नाइदर डाई। आ थ्री, एक 3 आए। सही है, मतलब एक में 3 है और दूसरे विथ नाइदर डाई, और दूसरे में आपके पास जो है वो 3 नहीं आए। सही है। हम्म। तो फर्स्ट वाले में आपके पास 3 आ रहा है, फर्स्ट डाई में, तो प्रोबेबिलिटी है 1/6। सही है। और सेकंड वाले में आपके पास 3 नहीं आएगा। देखो फर्स्ट वाले में 3 आ रहा है, ये रहा 1/6, ये। और सेकंड वाले में क्या है? 3 नहीं आना चाहिए, तो 2/3। तो 1/6, 2, और सेकंड के सेकंड आपके पास जो है वो 3 नहीं आए, 2/3। इन दोनों को क्या करेंगे? दोनों लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और ये 6 कैंसिल, तो 1/3
ये 3 आएगा, 3 × 3 9, इतनी प्रोबेबिलिटी आ गई कि फर्स्ट में 3 आएगा डाई में और सेकंड में नहीं आएगा। सेकंड पार्ट, एटलीस्ट वन थ्री, कम से कम भी एक 3 आए, या तो फर्स्ट वाले में 3 आए या सेकंड में आए, दोनों में से किसी एक में 3 आए, या एटलीस्ट, या फिर दोनों में 3 आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो अच्छा, तो अगर एक 3 है, 5/6, सही, 5/6 3 नहीं आ रही, अगर सेकंड में 3 नहीं आ रहा तो फर्स्ट में 3 आना चाहिए। तो सॉरी, फर्स्ट डाई में अगर 3 नहीं आ रही है तो सेकंड डाई में 3 आना चाहिए। तो सेकंड डाई में 3 की प्रोबेबिलिटी है 1/3, इनको भी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो दो पॉसिबिलिटीज हो गई, दोनों में एक एक में 3 आ रहा है और एक एक में दोनों में एक एक में 3 है और एक एक में 3 नहीं है। इसी तरह अगर दोनों में एटलीस्ट वन थ्री, एक 3 आना चाहिए, अगर दोनों में 3 आ जाए तो भी कोई मसला नहीं है। फर्स्ट में 3 आ गया 1/6, सेकंड में भी 3 आ गया 1/3, तो भी कोई मसला नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सही है। तो आपके पास बेटा टोटल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना, फर्स्ट का 3, सेकंड का भी 3, ये लिख लिया। फर्स्ट का 3 लेकिन सेकंड का 3 नहीं, ये भी लिख लिया। सेकंड का 3 नहीं लेकिन फर्स्ट का 3, ये भी लिख लिया। सही है। अब एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन सा है इसका, सेकंड में भी 3 नहीं आए और फर्स्ट में भी 3 नहीं आए, ये नहीं लिखेंगे। सही है, ये हमारे काम का नहीं है। अच्छा, तो इन सब में से कोई एक चाहिए कॉम्बिनेशन, तो इनको ऐड करेंगे। सही। तो 3 आपके पास जो है वो 2 और ये कैंसिल, 1/9 आ गया, प्लस, तो ये 5/18 प्लस 1/18। सही है, अब इन सबको ऐड कर लो, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/18, 1/9 प्लस 5/18 प्लस 1/18, 4/9। ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास कि कम से कम भी जो है वो एटलीस्ट एक 3 जरूर आएगा। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आस बाई सिक्स साइडेड डाई नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। आपके पास क्या है, एक 6 साइडेड डाई है, 6 साइड वाली एक डाई है, लेकिन वो फेयर नहीं है, वो अनफेयर है, वो बाइज्ड है। सही है। हाँ, उस पे नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, 1 से लेके 6 आ रहे हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 है, 5 है, 6 है। The probability of rolling a 6 with this die is equal to 0.4। 22 डाई कौन सी होती है, अनफेयर कौन सी होती है, कि जिसकी 6 की 6 साइड्स की प्रोबेबिलिटी सेम ना हो। सही, किसी एक की ज्यादा हो। सही है, ये सबकी डिफरेंट हो। सही है। अच्छा, तो ये बाइस या अनफेयर डाइस कहलाएगी। तो इसने बता दिया कि आप जो है वो इस डाई को रोल करते हो तो उसमें अगर 6 आता है तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4। 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 0.4। सही है। और बाकी अदर 5 नंबर्स ऑन द डाई आर इक्वली लाइकली टू बी रोल्ड, और बाकी सबकी इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब बाकी 5 नंबर्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। फर्स्ट वाले की 0.4 है, तो बाकी सबकी कितनी होगी वो हमने निकालनी है, बट वो सेम है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1 होती है। 1 में से 6 वाले की प्रोबेबिलिटी वो 0.4 माइनस कर देंगे, तो 0.6 आ गया। तो 0.6 की जो प्रोबेबिलिटी आई है आपके पास, ये बाकी 5 नंबर्स की है। तो इस 0.6 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, कि एक की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हमें पता चल जाए। तो 0.6 डिवाइड बाय 5, 0.12। तो बाकी सबकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, हर एक नंबर की 0.12, 0.12, 0.12। सही है। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द फॉलोइंग विद 2 रोल्स ऑफ द डाई। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आप क्या कर रहे हो, 2 डाई को रोल कर रहे हो। 2 रोल्स ऑफ द डाई का मतलब ये होता है एक ही डाई को 2 मरतबा रोल करना। सही है। या तो एक ही डाई को 2 मरतबा रोल करने को बोल दे, या दो अलग अलग डाई को एक एक मरतबा रोल करने को बोल दे। बोथ थिंग्स आर सिमिलर, दोनों बातें सेम है। सही है। पार्ट ए में क्या बोल रहा है, अ 1 एंड अ 2 इन एनी ऑर्डर। सही है, कि आपके पास
जो है वो वन आ जाए, दो डाई आप एक ही डाई को दो मरतबा रोल करो तो वन आ जाए और टू आ जाए, सॉरी एंड टू आ जाए, वन भी आए और टू भी आए, सही है ना। किसी भी ऑर्डर में, मतलब पहले वन बाद में टू, पहले टू बाद में वन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा भाई, वन आ गया, वन आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.12, टू आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी भी है 0.12, दोनों लेने हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, 0.12 मल्टीप्लाई 0.12, तो आ गया 0.0144, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, 0.0144। पार्ट बी, आ सिक्स एंड अ वन, सिक्स आए और वन आए, सिक्स की प्रोबेबिलिटी है 0.4, एंड है तो मल्टीप्लाई, वन आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.12, और है तो प्लस, मतलब एक कॉम्बिनेशन बनेगा प्लस, टू आ जाए और अ टू। अच्छा अब ये क्या है, ये देख लो, इस चीज को समझ लो। सिक्स आए, सिक्स आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी लिख ली 0.4, एंड जो दूसरी डाई में आपके पास या तो वन आए या फिर टू आए, किसी भी ऑर्डर में, वन आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.12, टू आ रहा है उसकी भी प्रोबेबिलिटी है 0.12, दोनों में से कोई एक आना चाहिए, क्योंकि तीन डाई, एक ही डाई को आपने दो मरतबा रोल करना है, तीन मरतबा तो करना नहीं है। तो या तो टू आए या वन आए, पहले वाले पे आपके पास सिक्स आ जाए, सेकंड वाले में वन और टू में से कोई भी आ जाए, सही है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, दोनों में से कोई एक चाहिए तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सही है। और ब्रैकेट बना लो, क्योंकि पहले प्लस होगा फिर वो 0.4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.12 प्लस 0.12, 0.24 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.4 से, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 0.096, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। ये जो 0.096 आपके पास प्रोबेबिलिटी आई है, क्या आप इन दोनों डाई को, एक डाई को दो मरतबा रोल करोगे, एक मरतबा तो एक नंबर पे तो सिक्स आ जाए एक मरतबा डाई को रोल करने पे, और दूसरे पे वन और टू में से कुछ भी आ जाए, सही। क्वेश्चन नंबर 24, When a radio controlled toy car meets an obstacle in its path, आपके पास क्या है, एक रेडियो कंट्रोल टॉय कार है, सही है, वो अपने ऑब्स्टेकल्स को अपने पाथ के ऊपर मीट कर रही है, इट इज थ्री टाइम्स एज लाइकली टू टर्न लेफ्ट एज इट टू टर्न राइट, सही है। तीन टाइम्स वो जो है वो क्या कर रही है, टर्न करेगी लेफ्ट, और तीन टाइम्स ही वो टर्न करेगी राइट, सही है ना, लाइकली है, दोनों सेम है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, सही है। थ्री टाइम्स जो है वो टर्न हो रहा है राइट, इसी तरह थ्री टाइम्स टर्न होगा लेफ्ट, थ्री टाइम्स लेफ्ट देन थ्री टाइम्स राइट। पार्ट ए में क्या बोल रहे, एक्सप्लेन व्हाई द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉय कार टर्न्स राइट एंड एन ऑब्स्टिकल इज 0.25। अच्छा, क्या बोल दिया आपके पास कि एक रेडियो कंट्रोल टॉय कार है, वो अपने पाथ पे ऑब्स्टिकल को मीट कर रही है, इट इज थ्री टाइम्स एज लाइकली टू टर्न लेफ्ट, वो तीन टाइम्स जो है वो लेफ्ट पे टर्न कर रही है, एज इट इज टू टर्न राइट, तीन टाइम्स लेफ्ट पे टर्न करने के बाद वो एक मर्तबा जो है वो राइट पे टर्न करेगी, वन टाइम राइट पे टर्न होगा, सही। एक्सप्लेन करो क्यों आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है कि वो टॉय कार टर्न करेगी राइट पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 होगी, क्यों। क्योंकि बेटा आपके पास जो है वो तीन टाइम्स वो लेफ्ट पे टर्न कर रही है और एक सिंगल टाइम वो आपके पास कर रही है राइट पे, सही है। तो टोटल कितनी टाइम्स टर्न हो गया, तीन टाइम्स लेफ्ट और एक टाइम राइट, तो टोटल टाइम्स कितना हो गया, टोटल हो गया, टोटल टाइम्स फोर। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है राइट की, तो डिवाइड में तो आ गया फोर, और न्यूमरेटर में क्या आएगा आपके पास, राइट पे कितनी मरतबा टर्न हो रहा है, वन टाइम, तो वन डिवाइड बाय फोर, वन डिवाइड बाय फोर करोगे 0.25 आ गई प्रोबेबिलिटी, सही। पार्ट बी, गिविंग योर आंसर्स एज फ्रैक्शंस इन दियर सिंपलेस्ट फॉर्म, आपने अपना आंसर फ्रैक्शन में देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। प्रोबेबिलिटी निकालो, व्हेन द टॉय कार मीट्स थ्री ऑब्स्टिकल्स इट टर्न, सही है,
कि टॉय कार जो है वो तीन ऑब्स्टिकल्स करेगा, तीन जगह टर्न होगा। नंबर वन, पार्ट वन, लेफ्ट, पहले रहे लेफ्ट, लेफ्ट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 3/4, क्योंकि टोटल टाइम्स 4 है, और लेफ्ट जो है वो तीन तीन टाइम्स लेफ्ट कर रहा है, तो तीन पॉसिबल आउटकम लेफ्ट के हैं, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 है, तो 3/4। देन राइट, फिर राइट करेगा तो राइट की अभी आपने निकाली 1/4। देन लेफ्ट, फिर लेफ्ट करेगा, तो अब अगर, अच्छा बेटा, 3/4 आपके पास क्या था? पहले लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई, यहाँ पे इसने कहीं बोला रिप्लेस हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? दिमाग कहता है कि कहीं रिप्लेस हो सकता है? नहीं, पहले उसने लेफ्ट कर दिया, सॉरी पहले उसने राइट कर दिया, फिर वो लेफ्ट करेगा, फिर वो राइट कर रहा है, जो भी। तो अगर एक मर्तबा लेफ्ट कर दिया तो फिर दूसरी मर्तबा जो प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास, वो पहले वाले के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि ऑर्डर भी मैटर कर रहा है। इसका मतलब जो सेकंड टाइम उसने जो टर्न करना है वो फर्स्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जो थर्ड वाला टर्न है वो फर्स्ट के सेकंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दिस इज द डिपेंडेंट इवेंट्स। इससे पहले हम जितने भी कर रहे थे वो इंडिपेंडेंट थे, बट ये डिपेंडेंट इवेंट्स है। अच्छा, तो फर्स्ट का आपके पास जो है वो लेफ्ट का हो गया 3/4, तो सेकंड आपका जो राइट है उसका होगा, अब आपके पास टोटल टर्न जो है वो कितने रह गए? 3, तो डिवाइड में 3 आएगा, और राइट वाला 1 है तो 1 आ गया। इसके बाद जब वो थर्ड टर्न करेगा तो अब टोटल दो टर्न रह गए, तो डिवाइड में 2 आएगा, और थर्ड टर्न वो लेफ्ट कर रहा है, ऑलरेडी एक लेफ्ट कर चुका है, तो अब टोटल 3 लेफ्ट रह गए, तो ऊपर तीन टोटल लेफ्ट है जिसमें से 2 रह गए, तो 2 आ गया। और ये तीनों चाहिए तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 1/4। तो पहले लेफ्ट देन राइट, फिर लेफ्ट पे वो टर्न करता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। और ये डिपेंडेंट इवेंट्स है। अच्छा, नेक्स्ट वन, लेफ्ट वंस, एक मर्तबा लेफ्ट करेगा, लेफ्ट पे टर्न करेगा एक मर्तबा, तो सही है। इन एनी ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, वहां पे क्या था? ऑर्डर मैटर कर रहा था, तो ये क्या था? जब ऑर्डर मैटर करेगा आपके पास तो वो हो जाएगा नॉन रिप्लेसमेंट। सही है, लेकिन ऑर्डर अगर मैटर नहीं कर रहा किसी भी ऑर्डर में, तो फिर ये रिप्लेसमेंट है। सही है, तो पहले लेफ्ट है तो लेफ्ट के तीन टाइम्स है, तो 3/4 हो गया। एंड राइट ट्वाइस इन एनी ऑर्डर, सही है। और राइट ट्वाइस, ट्वाइस जो है वो दो मर्तबा राइट पे टर्न करेगा किसी भी ऑर्डर में, तो फर्स्ट टाइम भी 1/4 आएगा, और सेकंड टाइम भी 1/4 आएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? तीनों मल्टीप्लाई, तो 3/64, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। सही है, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस लाइट बल्ब्स, एक फैक्ट्री है जिसका काम क्या है? लाइट बल्ब्स प्रोड्यूस करना। द लाइट बल्ब्स आर पैक्ड इनटू बॉक्सेस, और लाइट बल्ब्स को किस में पैक किया जाता है? बॉक्सेस में, और हर एक बॉक्स होल्ड करता है 12 लाइट बल्ब्स। सही है, 12 लाइट बल्ब्स पर बॉक्स। On average, each box contains two defective light bulbs. सही है, ऑन एवरेज बता दिया कि हर एक बॉक्स के अंदर कितने डिफेक्टिव लाइट बल्ब होंगे? 2 डिफेक्टिव लाइट बल्ब्स पर बॉक्स, ईच बॉक्स। सही है, अच्छा। अ सैंपल ऑफ 3 बॉक्सेस इज सेलेक्टेड एट रैंडम, आपके पास जो सैंपल है आपने जो सेलेक्ट करना है, अ सैंपल ऑफ 3 बॉक्सेस, जिसको आपने रैंडमली सेलेक्ट करना है, जिस सैंपल को, उसमें कितने बॉक्सेस? 3 बॉक्सेस है। ये जो बात हो रही थी ना, ये एक बॉक्स की हो रही थी, 3 बॉक्सेस है आपके पास। कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, आपने एक एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी निकालनी है पार्ट ए में। ऑल 3 बॉक्सेस कंटेन एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव लाइट बल्ब्स, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ये तीनों के तीनों बॉक्सेस में जो है वो एग्जैक्टली 2 लाइट बल्ब डिफेक्टिव होंगे। सही है, कितने लाइट बल्ब है? टोटल 12 है, फर्स्ट बॉक्स में भी 12 लाइट बल्ब है, तो डिवाइड में 12 आ गया, और 2 डिफेक्टिव है तो 2 आ गया, सेकंड में भी ऐसे ही है, 2/12, थर्ड में भी 2/12, तीनों लेने हैं। सही है, हम्म। ऑल 3 बॉक्सेस कंटेन एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव लाइट बल्ब, सही है ना? ऑल तीनों बॉक्सेस लेने हैं, तो तीनों के अंदर जो है दो दो डिफेक्टिव बॉक्स बल्ब होने चाहिए, तो सारे लेने हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1/6, मल्टीप्लाई 1/6, तो आंसर क्या आ गया? 1/6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 216, ये प्रोबेबिलिटी आ गई।
पार्ट बी। एग्जैक्टली वन ऑफ द बॉक्सेस कंटेन्स एग्जैक्टली टू डिफेक्टिव लाइट बल्ब। सही है ना? डिफेक्टिव लाइट बल्ब, किसी एक बॉक्स के अंदर जो है वो आपके पास क्या हो, दो डिफेक्टिव बल्ब्स हो किसी एक बॉक्स के अंदर। सही है ना? तीनों बॉक्स नहीं, किसी भी एक बॉक्स के अंदर जो है वो दो डिफेक्टिव बल्ब निकलेंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकालो। सही। कितने डिफेक्टिव बल्ब चाहिए? दो। टोटल कितने बल्ब है आपके पास? 12। और ये एक बॉक्स में है, और आपके पास कोई एक बॉक्स जो है वो डिफेक्टिव होगा। सही है ना? एग्जैक्टली कोई वन, कोई एक बॉक्स है। तो फर्स्ट बॉक्स की आ गई, सेकंड की भी आ गई, यही सेम होगी, थर्ड की भी आ गई, लेकिन इसमें से कोई एक लेना है तो प्लस करेंगे, तीनों नहीं लेने। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो ये हो गया 3/6 और 1/2। अब तीन 1/6 को आप ऐड करोगे तो 3/6, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 6 एक मरतबा लिखेंगे, ऊपर वाले तीनों नंबर ऐड हो जाएंगे, तो 3 और 6 कैंसिल होके 1/2 आंसर आ गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। क्वेश्चन नंबर 27। 26 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सही, थोड़ा सा लेंदी है वो। A bag contains 5 coins of identical shape and size। आपके पास एक बैग है जिसके अंदर 5 जो है वो आइडेंटिकल शेप वाले और साइज वाले कॉइन्स है, मतलब 5 कॉइन्स ऐसे हैं जिनका शेप और साइज सेम है। तो ये बैग के अंदर कितने कॉइन्स हैं? 5। उसमें से गोल्ड का कितना है? गोल्ड वाला एक है, एक गोल्ड का कॉइन है, और सिल्वर के 4 कॉइन्स है। 4 कॉइन्स क्या है? सिल्वर के हैं। इसी तरह एक बॉक्स है, अ बॉक्स कंटेन्स, एक बॉक्स है जिसके अंदर कितने कॉइन्स है? 7 कॉइन्स है। उसका भी शेप और साइज सेम है। उन 7 कॉइन्स में से 3 क्या है? गोल्ड के हैं। गोल्ड वाले कितने कॉइन्स है? 3। और सिल्वर वाले कितने हैं? 4। 1 कॉइन इज रेंडमली पिक फ्रॉम द बैग। एक कॉइन आपने रेंडमली बैग से पिक करना है, और एक कॉइन आपने रेंडमली पिक करना है बॉक्स से। ड्रॉ एंड फुली लेबल अ ट्री डायग्राम दैट शोज ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। सही है। आपने क्या करना है? एक ट्री डायग्राम बनानी है, सही है, और उसको लेबल भी करना है ताकि उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स हमें नजर आए, पार्ट ए के अंदर। अच्छा। सही है। आपके पास क्या है? क्वाइंस है। क्वाइंस आ गया ये। या तो क्वाइन बैग के अंदर है, या फिर आपके पास क्वाइन किस में है? बॉक्स के अंदर है। दो ही है ना? हाँ, दोनों के अंदर क्वाइंस ही है। दिस इज क्वाइंस। या तो बैग में है या बॉक्स में। बैग में अगर क्वाइन है, या तो वो गोल्ड है या फिर वो सिल्वर है। सही है। बॉक्स में भी जो कॉइन है, या तो वो गोल्ड है या फिर वो सिल्वर है। ये बन गई आपके पास ट्री डायग्राम। सही है। अच्छा, अब इनकी ना प्रोबेबिलिटीज भी यहाँ पे निकाल लेते ताकि हमें काउंट करने में, जो बाकी पार्ट भी है ना, वो करने में आसानी हो। सही है। अच्छा, तो आपके पास जो है वो कितने हैं टोटल कॉइन्स? कितने हैं टोटल कॉइन्स? कितने हैं? बैग के अंदर 5 है और बॉक्स के अंदर 7 है, तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए? 5 + 7। आंसर इज 12। दिस इज टोटल कॉइन्स। सही। अच्छा, तो बैक की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कॉइन्स की? 5/12। और बॉक्स की कितनी होगी? 7/12। अच्छा, गोल्ड। बैग के अंदर टोटल आपके पास जो है वो 5 कॉइन्स है, और उसमें से कितने हैं गोल्ड वाले? एक है, तो 1/5 गोल्ड की हो गई, और 4/5 सिल्वर की हो गई। इसी तरह अगर बॉक्स की बात करें, तो बॉक्स में गोल्ड वाले 3 है, तो 3/7, क्योंकि टोटल गोल्ड बैक बॉक्स के अंदर कितने कॉइन है? 7। और 3 गोल्ड है, तो 3/7। ये प्रोबेबिलिटी हो गई गोल्ड वाले कॉइन की जो बॉक्स में है। सिल्वर की कितनी होगी? 4/7। सही। चलो आ जाओ, पार्ट बी करते हैं। पार्ट ए हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग। प्रोबेबिलिटी निकालो। पार्ट वन में बोल रहा है 2 गोल्ड कॉइन्स और 2 सिल्वर कॉइन्स, कि आप दो गोल्ड कॉइन सेलेक्ट कर रहे हो, दोनों ही गोल्ड हो या दोनों ही सिल्वर हो। सही है। क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों ही गोल्ड कॉइन्स हो और दोनों ही सिल्वर, दोनों गोल्ड है।
अच्छा भाई। बैग, आपके पास बैग से एक कॉइन बैग से निकल गया और एक कॉइन आपके पास कहाँ से निकलेगा, सिल्वर से, ऐसे ही है ना। इसने ऐसा कुछ बोला है कि एक कॉइन आपने बैग से लेना है, एक कॉइन आपने सिल्वर से गोल्ड से लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला इसने। सही है। तो आपके पास दो कॉइन्स निकले, दोनों ही बैग से निकले, दोनों ही गोल्ड के हो, दो कॉइन सिल्वर के निकालो, दोनों ही बॉक्स से निकाल लो या दोनों बैग से निकाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इसने इधर कुछ बोला नहीं है। तो दो गोल्ड के कॉइन्स टोटल कितने हैं? एक बैग में जो है वो वन कॉइन है गोल्ड का और बॉक्स में थ्री है, तो टोटल फोर कॉइन हो गए गोल्ड्स के। इसी तरह सिल्वर के आपके पास फोर कॉइन जो है वो सिल्वर के है बैग में, और फोर कॉइन ही सिल्वर के हैं बॉक्स में, टोटल एट कॉइन सिल्वर के हो गए। और टोटल कॉइन्स आपको पता है 12 है। तो गोल्ड वाले कॉइन्स फोर है, ऊपर आ गए फोर, और डिवाइड में टोटल कॉइन्स है 12, 12 आ गया। इसी तरह सिल्वर वाले कॉइन्स एट है और डिवाइड में 12 टोटल कॉइन्स आ गए। सही है। आप दो कॉइन सेलेक्ट कर रहे हो ना, हाँ। अच्छा, देखो आप दो कॉइन सेलेक्ट करने हैं, पहला कॉइन आप सेलेक्ट कर रहे हो, पहला गोल्ड है। सही। पहला कॉइन क्या है, गोल्ड। तो गोल्ड के कितने हैं, चार। सही है। डिवाइड में टोटल कॉइन्स 12। अच्छा, यहाँ पे इसने ये बात कही बोली है कि आपने रिप्लेस करना है, नहीं ना। और दिमाग ये कहता है कि अगर आपने किसी भी बैग से या बॉक्स से एक कॉइन सेलेक्ट कर लिया, आपको वापस उसमें नहीं डालना है क्योंकि इसने रिप्लेस करने को नहीं बोला है। तो फर्स्ट आपने बोला कि दो गोल्ड के कॉइन सेलेक्ट करते हैं, तो गोल्ड टोटल चार कॉइन से डिवाइड में 12। अब एक कॉइन अगर गोल्ड का सेलेक्ट हो गया तो कितने रह गए, अब तीन गोल्ड के कॉइन्स रह गए, तो तीन में से कोई एक सेलेक्ट होगा। और डिवाइड में क्या आएगा, अब टोटल क्योंकि एक कॉइन तो आपने सेलेक्ट कर लिया था, टोटल 12 कॉइन्स थे। अब 12 कॉइन्स नहीं रहे, 11 रहे। और ये दोनों चाहिए, तो टू गोल्ड कॉइन्स चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह सिल्वर कॉइन्स का भी निकाल लेते हैं। सिल्वर कॉइन्स, पहला कॉइन सिल्वर सेलेक्ट कर रहे हो, आठ कॉइन में से एक सेलेक्ट कर लिया, डिवाइड में टोटल 12 आ गए। जब आठ में से एक सेलेक्ट कर लिया, अब पीछे सेवन सिल्वर कॉइन्स रिमेनिंग है, बच गए, तो उसमें से एक सेलेक्ट करोगे और टोटल कितने हैं, 12 थे, एक सेलेक्ट हो गया, अब 11 रह गए। मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों चाहिए, और गोल्ड और सिल्वर में से कोई एक चाहिए, इसलिए इन दोनों को ऐड करेंगे। सही है। तो 4 × 3 12, 12 से 12 कैंसिल, 1/11 प्लस 8 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, फोर के टेबल से टू, थ्री। तो ऊपर आ गया 2 × 7 14, और डिवाइड में 3 × 11 33। इसको ऐड कर लो, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 1/11 प्लस 14/33। 17/33। तो आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई, 17/33। सही। चलो, पार्ट टू, बी का पार्ट टू में क्या है आपके पास, एट मोस्ट वन गोल्ड क्वाइन, ज्यादा से ज्यादा आप क्या है, एक गोल्ड कॉइन सेलेक्ट करो, सही है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एट मोस्ट वन गोल्ड कॉइन, ज्यादा से ज्यादा एक गोल्ड कॉइन सेलेक्ट करो। सही है। अब इसने ये नहीं बोला कि बैग से करना है या बॉक्स से करना है, ऐसा कुछ नहीं बोला, और एक ही कॉइन आपने सेलेक्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा एक ही कॉइन गोल्ड सेलेक्ट हो। सही है। एट मोस्ट, मैक्सिमम लिमिट है कि गोल्ड का कॉइन सेलेक्ट एक हो, सही है ना, वन बोला हुआ है ना। या मिनिमम क्या है, एक भी गोल्ड का कॉइन सेलेक्ट नहीं हो। सही है। तो या तो एक गोल्ड का कॉइन सेलेक्ट होगा, तो प्रोबेबिलिटी आ गई एक गोल्ड का कॉइन सेलेक्ट करना है। सही। तो टोटल गोल्ड गोल्ड कॉइन्स फोर है, तो फोर और डिवाइड में 12। सही है। हम्म। आपने जो है वो एटमोस्ट वन गोल्ड कॉइन, एक गोल्ड कॉइन सेलेक्ट कर लिया, तो फिर दूसरा आप क्या सेलेक्ट करोगे, सिल्वर का ही करोगे, ऑब्वियस है। तो सिल्वर की कितनी है, एट, और डिवाइड में 11 आएगा क्योंकि आप 11 कॉइन्स रह गए, क्योंकि एक तो आपने लेना है। सही है। अब मैं एक भी गोल्ड का कॉइन सेलेक्ट नहीं करता, मैं एक भी गोल्ड का कॉइन सेलेक्ट नहीं करता, मैं सारे के सारे सिल्वर के ही कॉइन सेलेक्ट कर दूं, तो 8/12। सही है। अच्छा, और इन दोनों में से कोई एक कंडीशन लेनी है, कोई एक कॉम्बिनेशन यूज करना है, तो ऐड करेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, फोर और ये थ्री, तो ऊपर आ गया 8 और डिवाइड में 33 प्लस 8/12। अच्छा, एक मिनट, इसको ऐसे करेंगे,
हाँ, आपके पास जो है वो फर्स्ट कॉइन आप सेलेक्ट कर रहे हो गोल्ड का। नहीं, आपको एक गोल्ड का कॉइन सेलेक्ट करना है ना। तो टोटल 4 कॉइन है गोल्ड के, उसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। कितने रह गया? 12। सेलेक्ट कर लिया, वन कर लिया। अगर एक भी गोल्ड का कॉइन सेलेक्ट नहीं करते तो दोनों में से कोई एक करना होगा प्लस। तो आंसर क्या हो गया? 12/12, प्रोबेबिलिटी इज 1। सही है। चलो, इसमें देख लो, कुछ पूछना है? कल हम इसके फर्दर रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक